बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तमाम नए आने वाले सब्सक्राइबर्स को भी वार्म वेलकम। आज जिस टॉपिक के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे वो टॉपिक है बार्टर सिस्टम एंड एवोल्यूशन ऑफ मनी। इस वीडियो के अंदर हम लोग बार्टर सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे और उसके बाद हम कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स बार्टर सिस्टम के अंदर एग्जिस्ट करते थे। एंड आफ्टरवर्ड्स हम जो है वो डिस्कशन करेंगे कि करेंसी जिस फॉर्म में आज है वो किस किस स्टेजेस से गुजरते हुए उसकी एवोल्यूशन का प्रोसेस क्या था, वो हम डिफरेंट स्टेजेस ऑफ मनी वो भी साथ में डिस्कशन करेंगे। तो आइए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले जो है हम इस बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि बार्टर सिस्टम कहते किसे हैं या बार्टर का मतलब क्या है। बार्टर का मतलब यह है कि अगर हम गुड्स के बदले में गुड्स को एक्सचेंज करें तो इसको हम बार्टर कहते हैं या बार्टर ट्रेड भी कहा जाता है इसको, या इस सिस्टम को हम बार्टर सिस्टम कहते हैं। पहले ज़माने में जब आबादी कम थी और लोग छोटे छोटे कस्बों के अंदर रहते थे और दूर दराज इलाकों में एक गांव से दूसरे गांव का फासला बहुत ज़्यादा था, तो लोग वहाँ पे ये करते थे कि गुड्स के बदले में गुड्स की एक्सचेंज करते थे। मिसाल के तौर पर अगर एक बंदा जो है वो गंदम प्रोड्यूस कर रहा है, वीट प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो क्या करेगा कि अपनी वीट को लेकर जाएगा शूज़ वाले के पास और उसके बदले में वो शूज़ एक्सचेंज कर लेगा। ये सिस्टम इस जो है इस बार्टर सिस्टम कहलाता है। और जब तक आबादी कम थी तब तक तो ये सिस्टम जो है बहुत इफेक्टिवली काम करता रहा, लेकिन जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई तो इस सिस्टम के अंदर डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स जो हैं वो आती गई और ये सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता नाकाम होना स्टार्ट हो गया। बार्टर सिस्टम जो है वो सबसे पुराना तरीका है ट्रेडिंग का, ओल्डेस्ट सिस्टम ऑफ ट्रेडिंग है। और इसमें कैश की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है क्योंकि तब कैश का तस्वुर था ही नहीं। जिस तरह कैश का तस्वुर आज के दौर में है उस तरह का तस्वुर जो है जब सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई थी तब नहीं था। ठीक है। अब क्या आपके जहन में कोई प्रॉब्लम आ रहा है कि बार्टर सिस्टम में क्या क्या प्रॉब्लम्स उस टाइम पे एग्जिस्ट हुए होंगे? तो आइए हम अब डिफरेंट प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला जो प्रॉब्लम बार्टर सिस्टम के अंदर एग्जिस्ट करता था वो था लैक ऑफ को इंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। अब चूंकि हम गुड्स के बदले में गुड्स एक्सचेंज कर रहे हैं तो बायर और सेलर की जो वांट्स हैं वो दोनों को इंसाइड करना लाजमी है या ज़रूरी है। जब तक दोनों की वांट्स को इंसाइड नहीं करेंगी या दोनों में को इंसिडेंस नहीं होगा तब तक हमारी जो ट्रांजेक्शन है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी। मिसाल के तौर पर अगर मैंने जैसे पहले आप लोगों को एग्जांपल दी कि अगर मैं वीट प्रोड्यूस कर रहा हूँ या एक फार्मर वीट प्रोड्यूस कर रहा है और उसको शूज़ की ज़रूरत है, तो वो अपनी वीट को लेकर जाएगा शूज़ वाले के पास। बट अगर शूज़ वाले को वीट की ज़रूरत ना हुई तो उनकी ट्रांजैक्शन कामयाब नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या है कि वीट वाले को शूज़ तभी मिल सकते हैं जब शूज़ वाले को भी वीट चाहिए हो। इसको कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। तो उसको क्या करना पड़ेगा फिर कि वो साथ वाले गांव में ट्रैवलिंग करके जाएगा, उसके अंदर ट्रांजेक्शन कॉस्ट इन्वॉल्व होगी और मसाइल होंगे। तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम आया बार्टर सिस्टम के अंदर वो था लैक ऑफ कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। सेकेंड जो प्रॉब्लम बार्टर सिस्टम में एग्जिस्ट करता है था वो था लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। जैसे मैंने आपको बताया कि तब कैश का कोई तस्वर नहीं था और लोग गुड्स ही अपने पास स्टोर करते थे और गुड्स के बदले में ही ट्रेडिंग भी होती थी। तो गुड्स को आप लॉन्ग टर्म तक अपने पास स्टोर नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर अगर एग्रीकल्चरल गुड्स हैं, आप फार्मर हैं, तो आप वीट को अपने पास 10 सालों के लिए स्टोर नहीं कर सकते कि आप स्टोर करके रखते हैं और आप कहें कि मैं बहुत अमीर हो गया हूँ। सेम इस तरह अगर आप कैटल फार्मिंग कर रहे हैं या मवेशी आपने पाले हुए हैं तो आप कोई किसी गाय को अपने पास 10 साल तक महफूज नहीं कर सकते कि इसको मैं 10 साल के बाद जो है वो इस्तेमाल करूंगा। तो इसमें स्टोर ऑफ वैल्यू का भी प्रॉब्लम जो है वो एग्जिस्ट करता था। एक और जो प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता था बार्टर सिस्टम के अंदर वो है लैक ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ कमोडिटीज। कि इसमें
कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी थी कि जो जिसके अंदर डिविजिबिलिटी नहीं हो सकती। मिसाल के तौर पर जैसे एक काव है, तो काव के बदले में हम अगर वीट लेना चाह रहे हो तो फिर तो हमें पूरी काव को जो है वो फार्मर को देना पड़ेगा। काव के किसी एक पार्ट के बदले में मैं वीट नहीं हासिल कर सकता। तो डिविजिबिलिटी का प्रॉब्लम भी जो है वो बार्टर सिस्टम के अंदर एग्जिस्ट करता था। इसी तरह से लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, ये भी एक प्रॉब्लम है जो बार्टर सिस्टम के अंदर एग्जिस्ट करता था। लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू का मतलब ये होता है कि हमारे पास कोई सिंगल यूनिट नहीं था जिसके अंदर हम तमाम कमोडिटीज की वैल्यू को मेजर कर सकते। मिसाल के तौर पर जब हम गुड्स के बदले में गुड्स को एक्सचेंज कर रहे हैं, तो सपोज जो शूज़ वाले ने अपनी शॉप खोली हुई है, तो उसके पास पूरी एक लंबी प्राइस लिस्ट लिखी होगी जिसके ऊपर वो लिखेगा कि आपको इतनी वीट के बदले में इतने शूज़ मिलेंगे, आपको इतने गोश्त के बदले में इतने शूज़ मिलेंगे, आपको इतने मिल्क के बदले में इतने शूज़ मिलेंगे। मीन्स के कोई कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू नहीं है। इसी तरह जो बंदा वीट सेल कर रहा है, उसने भी इसी तरह एक लंबी लिस्ट लिखी होगी। और आप सोचेंगे अगर आपकी इकॉनमी में 100 आइटम्स प्रोड्यूस हो रहे हो, तो हर शॉप के ऊपर एक ही प्रोडक्ट की 100 प्राइसेस लिखी होंगी इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट गुड्स। तो जो कि एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था बार्टर सिस्टम में। जब तक कमोडिटीज कम थी तब तो प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन जैसे जैसे आबादी बढ़ी और कमोडिटीज बढ़ती चली गई, तब ये प्रॉब्लम जो है वो ज्यादा बढ़ता चला गया। और एक और जो मेजर प्रॉब्लम बार्टर सिस्टम के अंदर एग्जिस्ट करता था, वो था कि डिफिकल्टी इन मेकिंग डेफर्ड पेमेंट। अब डेफर्ड पेमेंट का मतलब ये होता है वो पेमेंट जो आपने फ्यूचर में अदा करनी है। अब फ्यूचर में जब आपने पेमेंट को अदा करनी है, क्योंकि आप गुड्स के बदले में गुड्स ट्रेड कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर मैं अगर आपको कहता हूँ कि आज आप एक काऊ मुझे लोन दे दें, जब मेरे पास अपना फार्म होगा तो मैं 5 साल के बाद आपको एक काऊ रिटर्न कर दूंगा। तो जब 5 ईयर्स के बाद लेटर मैं आपको अगर काऊ रिटर्न करूं, तो हो सकता है आप मेरी इस ट्रांजेक्शन से सेटिस्फाइड ना हो और आप कहें मुझे कि मैंने जो काऊ आपको दी थी वो तो ज़्यादा बेहतर क्वालिटी की थी और आपने जो काऊ मुझे दी है वो इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं है। तो ये प्रॉब्लम्स भी बार्टर सिस्टम के अंदर एग्जिस्ट करते थे कि आप लोन की पेमेंट बार्टर सिस्टम के अंदर किस तरह करेंगे, क्योंकि सेम क्वालिटी की प्रोडक्ट के सेम क्वालिटी की गुड्स जो हैं वो फ्यूचर में दोबारा प्रोड्यूस करना आपके लिए नामुमकिन सी बात है। इन तमाम प्रॉब्लम्स को देखते हुए इंसान ने तरक्की की और इंसान जो है वो फिर मनी की तरफ आया। और मनी किसी कहते हैं कोई भी ऐसी चीज़ जो जिसको हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको हम मनी कहते हैं। अब हम थोड़ा सा मनी की डेवलपमेंट के बारे में पढ़ लेते हैं कि किन किन स्टेजेस से जो है वो मनी गुजरते हुए आज हमारे पास इस मौजूदा हालत के अंदर मौजूद है। जब हम बार्टर सिस्टम से हटे तो सबसे पहले हमने कमोडिटी मनी स्टार्ट की। कमोडिटी मनी का मतलब ये होता है कि आप डिफरेंट कमोडिटीज़ को, आइटम्स को जो है वह एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर आपने अगर सॉल्ट को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इस्तेमाल करने लगे तो हम सॉल्ट को मनी कंसिडर कर लेंगे। इसी तरह से सॉल्ट के अलावा जो सी शेल्स होते हैं उसको भी मनी के तौर पर लोग इस्तेमाल करते थे पहले ज़माने में। ऐसे ही फिर ये भी चीज़ें जो हैं वो इतनी ज़्यादा पेरिशेबल नहीं है, जिस तरह सी शेल्स हैं या सॉल्ट है, तो वो भी इतना कोई ड्यूरेबल नहीं है। तो उसके बाद जो है वो इंसान ने मेटालिक मनी की तरफ हम आए। मेटालिक मनी के अंदर हमने क्या किया कि डिफरेंट काइंड ऑफ प्रेशियस मेटल्स के हमने कॉइन्स बनाए। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स बार्टर सिस्टम के अंदर एग्जिस्ट करते हैं वो तमाम हल हो गए। जिस तरह स्टोर ऑफ वैल्यू का प्रॉब्लम हल हो गया, मेजर ऑफ डिफ़िकल्टी इन डेफर्ड पेमेंट का प्रॉब्लम हल हो गया। तो तमाम वो प्रॉब्लम्स जो हमने देखा बार्टर सिस्टम के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो तमाम के तमाम प्रॉब्लम्स हल हो गए। अब मेटालिक मनी से हम आगे नेक्स्ट स्टेज पे क्यों गए? क्योंकि मेटालिक मनी के अंदर भी हमें डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स जो हैं उसको फेस करना पड़ा। सबसे पहली जो प्रॉब्लम थी वो सप्लाई ऑफ मेटल्स थी कि आबादी जैसे जैसे बढ़ी, उस रफ्तार से हम उन मेटल्स की सप्लाई पीछे से जो है वो नहीं उस कंटिन्यू रख सके। तो वो उन मेटल्स की, प्रेशियस मेटल्स, गोल्ड कॉइन्स वगैरह की जो है वो शॉर्टेज प्रोड्यूस होने लगे। और सेकंड, उसके अंदर जो प्रॉब्लम एक और आई वो उसकी ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम थी कि आपने अगर अपनी दौलत को एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे मुंतकिल करना है तो उसको, क्योंकि हैवी होते हैं मेटल्स, तो उसको ट्रांसपोर्ट करना जो है वो बहुत
प्रॉब्लमेटिक बात थी। ट्रांसपोर्टेशन के अलावा उसमें आपको चोरी का खतरा भी था कि रास्ते में आपको जो है वो डाकू लूट के न ले जाए। इन तमाम प्रॉब्लम्स को देखते हुए हम जो है वो पेपर मनी की तरफ के ऊपर आए, और पेपर मनी में हमने डिफरेंट काइंड ऑफ जो करेंसी नोट्स हैं वो पेपर के ऊपर इश्यू किए। फिर पेपर मनी से इवॉल्व होते होते हम क्रेडिट मनी के अंदर आए, ऊपर आए, जिसके अंदर ये आपके चेक बुक्स वगैरह, चेक्स जो हैं, अब मेरी अगर पॉकेट में चेक पड़ा हुआ है 1 लाख रुपए का, इसका मतलब ये है कि मेरे पास मनी पड़ी है, ठीक है। और चेक क्रेडिट मनी के बाद फिर हम इलेक्ट्रॉनिक मनी के ऊपर आए। इलेक्ट्रॉनिक मनी में जो हमारी ऐप्स वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं, इजी पैसा, बैंकिंग ऐप्स, ये तमाम ऐप्स जो हैं उसके अंदर शामिल हैं। और आज हम डिजिटल मनी के ऊपर आ गए हैं। डिजिटल मनी के अंदर जो है वो हमारी ये क्रिप्टो करेंसीज वगैरह जो कॉइन्स हैं, बिटकॉइन और बाकी कॉइन्स वगैरह, वो तमाम इसके अंदर शामिल हैं। इसी इवोल्यूशन की एक डायग्राम आप लोगों के सामने शामिल है कि पहले हम बार्टर सिस्टम में थे, बार्टर सिस्टम के बाद हम कॉइन्स के ऊपर आ गए, गोल्ड के ऊपर, मेटल कॉइन्स के ऊपर, एंड मेटल कॉइन्स के बाद फिर हम पेपर मनी के ऊपर गए। फिर क्रेडिट मनी में हमारे ये प्लास्टिक कार्ड्स आ जाते हैं, जिसको हम प्लास्टिक मनी भी कहते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड वगैरह। और उसके बाद फिर हम इलेक्ट्रॉनिक मनी के ऊपर, और करंट जो है वो हम क्रिप्टो करेंसी के ऊपर आ गए। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आप सबको हमारी ये कोशिश पसंद आई होगी। तो हमें अपने फीडबैक से लाजमी आगाह कीजिएगा, और जो लोग न्यू हैं हमारे चैनल के ऊपर वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि तमाम आने वाली वीडियोस से वो बर वक्त आगाह रह सकें।